इससे पहले कि मैं कोई और काम दे दूं। सीएमए का क्या हुआ है? नहीं, होमवर्क कोई नहीं है, बस नोट्स पढ़ने हैं आपने। होमवर्क कोई नहीं, इसका होमवर्क है ना, ये करो सवाल जितने करने हैं। जी, जो बच्चे घर से बेटा आपने टेस्ट कर लिया मुकम्मल? जो सीएमए के बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, टाइम बहुत कम था बेटा, ये तो पेपर में भी गिला होगा आपका, टाइम बहुत कम था। ये हर बच्चा गिला करता है पेपर के बाद भी कि टाइम बहुत कम था सर। थोड़ी अपनी स्पीड बनाएं। सही कह रहे हैं, टाइम कम ही रखा था। हमजा साहब, मुकम्मल नहीं किया आपने? कितना किया है? कितने सवाल किए हैं? 2 क्वेश्चन हुए हैं। 2 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, कौन सा पहला? यार पहला और तीसरा ही करने वाले थे, बाकी दूसरे वाले में तो था ही कुछ नहीं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, टेस्ट का है क्वेश्चन? आपने टेस्ट दिया है? टेस्ट दिया है आपके पास अपनी आंसर शीट? पहले करते हैं जरा। कर लो 5 मिनट ले लो यार, कोई नहीं, कर लो 5 मिनट ले ले, कर ले कोई नहीं, मैं बाद अभी टैली कर देता हूँ। आप लोगों ने कर लिया वैसे? टेस्ट नहीं दिया आपने? कर लो 5 मिनट है, चलो मैं 5 मिनट बाद डिस्कशन शुरू कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। मैंने पहले टेस्ट ही टैली करना है, फिर अगला चैप्टर शुरू करना है। सारे सवाल टैली करने हैं मैंने। चैप्टर नंबर नोट्स में से चैप्टर नंबर 3, एफओएच, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। चले 5 मिनट में कर लें जल्दी से, फिर मैं कराता हूँ टैली। हाँ जी, किसने किसने टेस्ट नहीं दिया? आपने दिया? कहाँ है क्वेश्चन आंसर शीट आपकी? निकालें अपनी। आपने बेटा टेस्ट दिया है? आप भाईजान दिया है? सबने दिया है? ये भाईजान आपने आपने दिया टेस्ट? ये अच्छा, वो अभी कर रहे हैं, चले। जी जरा टैली कर लें, देख लें। मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है इसमें। देखें, उसने क्वेश्चन में कहा कि प्रोडक्शन कॉस्ट निकाले बेबी गारमेंट्स की। क्या निकाली है? प्रोडक्शन कॉस्ट। और इसमें ये 3 हेड्स होने चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट निकाले बेबी गारमेंट्स की, और वो ये 3 हेड्स हों। प्राइम कॉस्ट का, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। और क्या निकालनी है? कन्वर्जन कॉस्ट का है। सेलिंग प्राइस उसने क्या है बेबी गारमेंट्स की, निकालें अगर कंपनी कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है? 25%। ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन कौन सी आइटम्स हैं जो आएंगी इसमें। वो कहता है कंपनी है जो बच्चों के बेबी गारमेंट्स बना के बेचती है, बे बनाती है और बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग इदारा है। उसने आपसे कहा है कि प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, और एक कॉस्ट किसी एक हेडिंग में ही आएगी, यानी या वो प्रोडक्शन होगी या वो नॉन प्रोडक्शन, ये नहीं है कि वो दोनों हो। तो सबसे पहले फैक्ट्री में जहाँ पे वो बच्चों के गारमेंट्स बनते हैं, वो कहता है लुब्रिकेंट फॉर सिविंग मशीन, सिलाई मशीनों के अंदर ऑयल, ग्रीस, तेल वगैरह, ये एफओएच का पार्ट बनेगा। ठीक है। उसके बाद चेक करते जाए आपके, ये हर पॉइंट के जो है ना वो 0.3 मार्क्स हैं। हर एक पॉइंट सही होने के 0.3 मार्क्स हैं। ठीक है, कितने मार्क्स हैं? तो 10 पॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट के हैं और 10 ही नॉन प्रोडक्शन के हैं। तो 3 3 नंबर इस तरह बन रहे हैं, 0.3 इंटू 10 पॉइंट फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट, और 0.3 इंटू 10 पॉइंट फॉर टोटल, ये 20 पॉइंट्स है ना, 20। तो 3 नंबर ऐसे बन रहे हैं। तो ये जिसका एफओएच में जिसने लिखा है वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद
क्लॉथ यूज हो रहा है जी गारमेंट्स बनाने में, ये डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। उसके बाद यूएसबी चार्जेज हैं, जर्नल ऑफिस एडमिन ऑफिस को कहते हैं, तो ये एडमिन कॉस्ट में आएगी। अगर आपने ये एडमिन में नहीं लिखी तो आपके नंबर कटते जाएंगे। ओ अपना सोल्यूशन चेक करो पाना, अपना सोल्यूशन चेक करो ना बाद में। अच्छा चलो बाद में कर लेना, चलो क्योंकि आपको पता चले मैंने गलती कहाँ किया है। चलो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ सेविंग मशीन जी एफ में आएगी। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ जी जर्नल ऑफिस एडमिन ऑफिस को कहते हैं, तो उसकी फोटोकॉपी मशीन का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एडमिन कॉस्ट में आएगी। फैक्ट्री का टेलीफोन बिल है, ये एफ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंस कॉस्ट है। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन म्यूजिक ब्रॉडकास्ट जी, फैक्ट्री में ना एम्प्लॉयज के लिए कोई म्यूजिक का फंक्शन रखा है, उस म्यूजिक के फंक्शन को अरेंज करने पे जो खर्चा हो रहा है, तो ये एफ में आएगा। वेजेस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड एफ में आएगा जी, ये गलत होगा काफी बच्चों का। कैरेज इनवर्ड पेड ऑन परचेज ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल को कहते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल को परचेज करने में जो किराया पे किया है, तो किसी भी चीज को परचेज करने में जो भी खर्चा करना पड़े वो परचेज कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो एक्चुअली ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो ऊपर मैंने दी हुई थी ना 10,000 का, 1 लाख का क्लॉथ खरीदा था, तो 1 लाख में ये 15,000 जमा करके डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टोटल 1,15,000 काउंट होनी है। किसी भी चीज को खरीद के लाने का खर्चा उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता है, ये इंट्रो टू अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है आपने। ये असूल ट्रेडिंग बिजनेस के लिए भी है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है। जो बच्चा इसको एफ में काउंट करेगा वो गोंगलू है, वो गलत कर रहा है, उसके नंबर कट गए, उसको ये रूल ही नहीं आता। ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, मैंने पढ़ाया ट्रेडिंग में, मैंने पढ़ाया था कि जो भी परचेज करने के एक्सपेंसेस हैं वो परचेज कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो ट्रेडिंग बिजनेस की तरह मैन्युफैक्चरिंग में भी रॉ मटेरियल को परचेज करने पे अगर कोई किराया देना पड़ा है तो वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बेसिक रॉ मटेरियल लिखा हुआ है ना, बेसिक रॉ मटेरियल मींस डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा डिलीवरी व्हीकल सेलिंग डिपार्टमेंट के साथ होती है, उसके टैक्स नहीं है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद डिलीवरी एक्सपेंस है, ऑर्डर कस्टमर को भेज रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजिंग का खर्चा टीवी पे एडवर्टाइजमेंट का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऑडिट फीस एडमिन। चाय का कहीं और साथ मेरा चार्जर ला के दे इसका लैपटॉप का बैग में से, और एसी भी बंद करना है। चीफ अकाउंटेंट की सैलरी एडमिन कॉस्ट। वेजेस ऑफ द वर्कर इन कटिंग डिपार्टमेंट जी, वो वर्कर जो आपका कपड़ा काटते हैं कटिंग डिपार्टमेंट में, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगा, क्योंकि इसके बगैर प्रोडक्ट ने बेबी गारमेंट्स ने कटिंग के बगैर तो बनना नहीं, कपड़ा काटोगे तो सिया जाएगा ना। अच्छा डिलीवरी वही वैन पे ना कोई स्लोगन पेंट करवाए हैं, जैसे वेव्स के लिए नाम ही काफी है, इस तरह के स्लोगन होते हैं, वो पेंट कराए हैं ताकि वो आपके इदारे की पब्लिसिटी होती रहे आपकी गाड़ियों पे। तो ये जो स्लोगन आपने एडवर्टीजमेंट के लिए पेंट कराए हैं, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है या मार्केटिंग एक्सपेंस है। उसके बाद आगे मटेरियल का स्टोर रूम है, ये फैक्ट्री में होता है, उसके स्टोर कीपर की वेजेस जो है वो एफ है, फैक्ट्री में होता है। वेजेस ऑफ फॉकलिफ्ट ड्राइवर हु हैंडल रॉ मटेरियल, तो ये एफ में आएगा। फॉकलिफ्ट ड्राइवर क्या होता है, जैसे आपका वो लिफ्टर गाड़ियां नहीं उठाता, वो लिफ्टर फैक्ट्रियों में भी होता है। हैवी हैवी रॉ मटेरियल हाथों से नहीं उठाया जाता, बड़े बड़े पैकेट्स में जो होता है उसको वो लिफ्टर के जरिए उठा के एक जगह से दूसरी जगह करता है वो लिफ्टर वाला बंदा। जैसे गाड़ियों को उठा के लिफ्टर एक जगह से दूसरी जगह नहीं करता जो गलत पार्किंग हुई हो, तो फैक्ट्री के अंदर भी एक लिफ्टर होता है जिससे रॉ मटेरियल, जैसे मसलन अगर ये बेबी गारमेंट्स के लिए कपड़े लाते हैं तो कपड़े के बड़े बड़े थान होते हैं, या कपड़े के अगर 200 थान है और वो 200 थान इकट्ठे उठाने हैं तो लिफ्टर उठा के जाके स्टोर में रख देगा, एक एक थान उठा के बंदे नहीं लेके जाएंगे। समझ आ रही है? तो लिफ्टर को चलाने वाला जो ड्राइवर होता है फैक्ट्री में, उसकी जो वेजेस है, ये हेल्पर होता है ना एक किस्म का, ये आपके मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा रहा है, तो फैक्ट्री के अंदर ही होता है ये, तो ये एफ है। सेलमैन की कमीशन ये सेलिंग और एडमिन है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आपका जो आंसर आएगा जी, किसी बच्चे ने, किसी के ये सारे सही हो, किसी के ये सारे सही हो, गलत है जी,
किसी बच्चे के सारे सही हो, अगर आपके सारे सही नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग विच इज रॉन्ग। हाँ जी, कितने गलत हैं? कंप्लीट नहीं किया तो वो तो फिर बात गलत है ना। वो तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं ना, पूरा करना पहली कंडीशन है। बस कैरी इनवर्ड गलत है तो कोई नहीं, 0.3 नंबर कटेंगे, मतलब 2.7, तकरीबन 3 ही मिल जाने हैं। तो ये आपका टू। अब आप इसका आंसर क्या है, रकम कितनी है वो मैं बता देता हूँ, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। मेरा ख्याल है मैं उधर ही छोड़ा हूँ, वहां देखें मेरा फोन उधर तो नहीं पड़ा हुआ वो। हाँ मुझे ला दे जरा, ताकि ये इधर कुर्सी रख दे। इसका आंसर मुझे भेजा तो था सिद्दीक साहब ने, सिद्दीक ने भेजा है। चलो आंसर फिगर मैं बताता हूँ, सिद्दीक साहब ने मुझे आंसर भेजे हैं, मतलब मैं आंसर फिगर बताता हूँ अभी, ठीक है। तो जो हमारे टी है ना, उन्होंने बना के इसका आंसर भेजा हुआ है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट कैसे आएगी, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट मटेरियल में 1 लाख नहीं ऐड करना, 1.15, तो जिसका वहां डायरेक्ट मटेरियल गलत है उसको वहां पेनल्टी मिल गई, दोबारा पेनल्टी नहीं होगी यहाँ पे। इधर पूरे नंबर मिलेंगे, आधा आधा नंबर है। प्राइम कॉस्ट का आधा नंबर है, आधा नंबर कन्वर्जन कॉस्ट का है, तो 0.25 नंबर है डायरेक्ट मटेरियल के, डायरेक्ट लेबर के 0.25। तो अगर आपको ऊपर पेनल्टी पड़ गई ना उसकी कैरेज की, तो दोबारा यहाँ आके पेनल्टी, यानी आप समझिए 1.15 ही है आपका। अगर आपने 1 लाख भी जमा किया है तो नंबर फिर भी पूरे मिलने हैं आपको। लेकिन आपने डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर की हो सही फिगर, डायरेक्ट मटेरियल गलत भी हो कोई मसला नहीं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की फिगर सही होनी चाहिए। और उसके बाद कन्वर्जन में होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एफ, बीच में कोई सेलिंग एडमिन ऐड ना की हो, ठीक है। इसकी भी फिगर वो मोबाइल लाते हैं तो मैं बताता हूँ। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। चले मैं जरा आंसर लिख दूं ताकि आप लोग भी देख लें आपके आंसर क्या है। सिद्दीक साहब ने हमें भेजे हुए हैं आंसर। हाँ, और टेस्ट का सॉल्यूशन किधर है? अच्छा, हाँ जी बेटा। आपको नजर आ रहा है सारे बच्चे जो घर से कर रहे हैं स्क्रीन? एक मिनट जी। डायरेक्ट मटेरियल का आंसर था 1,15,000 रुपए। डायरेक्ट लेबर का आंसर था 80,000 रुपए। अच्छा, एफ का आंसर था 1,26,500। इसका टोटल कर लेंगे कितना? 3,21,000। ये क्या आ गई? अब आपने ये एफ के अंदर एक एक आइटम लिखनी होती है, ये नहीं है कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से टोटल कर लिया तो हाँ भाई उस्ताद तो आप लफदर है, गलती कितने है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 92,200, चेक करें। एडमिन कॉस्ट 95,000, फाइनेंस कॉस्ट 10,000, तो टोटल आएगा 197,200 शायद, क्या कहते हैं? हम्म, और ठीक है? नहीं ठीक, ये आंसर है, इसका टोटल करके देख लो। 92,200। और सिद्दीक साहब तुझी गलती नहीं कीता। हम्म, जी जनाब, ये देखें, एडमिन 70 है,
70 किवें हो गई, यूएसबी दे 20,000 हो गए, 2,000, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 15,000, टेलीफोन चार्जेस, हाँ ये गलत है, 25,000 एडमिन में थोड़ी आना है, उथे भी पाया है तो उथे भी पाया है 25,000, हाँ ये 25 नहीं आना, तो 95 में से 25 निकल जाएगा तो 70, वो सही कह रहे हैं बच्चे, हाँ आप सही कह रहे हैं, उन्होंने दो जगह गलती से डाल दिया है, तो ये 70 होना चाहिए था। तो अब इसको जमा करेंगे तो क्या आता है, एक 1,500, ये 500 कहाँ से आ गया, 200 है, ऐसे ये चेक कर लेना यार, हाँ एट 200 है, बाकी रकमें ठीक थी आपकी, वो एडमिन ही गलत थी ना, हमारे साथ जो मैच नहीं कर रही, हाँ 1,72,200 ठीक है। प्राइम कॉस्ट ये ए पार्ट का जवाब था, और ये भी ए का ही था मेरा ख्याल है, नॉन प्रोडक्शन। बी पार्ट का जवाब था हमारा, प्राइम कॉस्ट का जवाब है 1,95, कन्वर्जन कॉस्ट का जवाब है, कन्वर्जन का 206,500। अच्छा अब सेल प्राइस का क्या जवाब है, सेल प्राइस का जवाब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 1,72,200 जमा प्रॉफिट कितने परसेंट कहा था उसने, 25% ऑफ सेल, लेकिन सेल तो है नहीं मेरे पास, तो सेल को एक्स रख ले, जब भी वो फिगर ना हो जिसके ऊपर प्रॉफिट बेस कर रहा है तो फिर एक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, या 100% वाले तरीके से चलते हैं, तो आपको जो आसान लगे। तो यहाँ पे 25% ऑफ सेल होना था, और मेरे पास तो सेल की रकम ही मौजूद नहीं है, तो इसको एक्स रख के सॉल्व कर लें। ये 493, तो एक्स आ जाएगा, ये लें सेल, ये आंसर है। क्या कहते हैं, प्रोसीजर के नंबर अब आपको मिलने, क्योंकि आपकी तो वो गलत होगी फिगर्स कोई ना कोई। वो आप कर सकते हैं, मैथ है, दोनों तरीके कबूल है, एक्स वाले तरीके से नहीं करना, जो आता है वो करो क्यों में जो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर उस पर ही रहना है, फिर आपने मेरे वाले तरीकों पे नहीं आना, मैं तो हर दफा एक डिफरेंट तरीके से कर दूंगा, एक्स वाला तरीका यूनिवर्सल होता है, बाकी जो मर्जी करो। एक्स वाला तरीका क्या है, अगर उसने 25% ऑफ कॉस्ट का हो ना, फिर एक्स नहीं रखेंगे क्योंकि फिर कॉस्ट की फिगर मौजूद है, हाँ बेस फिगर मौजूद हो तो उस पे ले ले 25%, बेस फिगर मौजूद ना हो तो फिर एक्स रख ले। अब ये क्यूएम है, ये बेचारी कॉस्ट नहीं है, लेकिन हमारी कॉस्ट क्यूएम का नॉलेज भी इस्तेमाल करती है, मैच कर रहा है तो बस आप अपने आप को शाबाश दें, शीशा देख के क्या वो छा गया हूं मैं ठीक है बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपने ये पढ़ के ना आपने बताना था, आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, जैसे मैं कह दूं किसी बच्चे को, हाँ भाई तुम शरारतें कर रहे हो, ये पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई किया उस बच्चे को, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है इनमें और कौन सी कॉस्ट, दो वॉल्यूम दिए हुए मैंने ऊपर, और दोनों वॉल्यूम पे मैंने कॉस्ट भी दी है, और ये 4 तरह की कॉस्ट है, आपने वन बाय वन इन कॉस्ट को चेक करना है, इनमें से कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है और कौन सी कॉस्ट फिक्स है। तो वॉल्यूम के साथ पहचानने का रूल मैंने बताया है आपको, वॉल्यूम के साथ रूल ये होता है कि वॉल्यूम के बढ़ने के साथ अगर टोटल में बढ़ जाए लेकिन पर यूनिट पे सेम रहे तो वो वेरिएबल होती है, वॉल्यूम के साथ टोटल में भी चेंज हो और पर यूनिट पे भी चेंज हो तो वो सेमी वेरिएबल है। हमने यहाँ पूछा है वेरिएबल और सेमी वेरिएबल बताओ, तो जब आप इसका टोटल देखते हैं 125 से 180 यूनिट में देखो बढ़ रही है, टोटल पे तो ये बढ़ रही है, अब इसका पर यूनिट निकालो, पर यूनिट कैसे आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 125 यूनिट,
₹8 और अगला, क्योंकि ये पर यूनिट पे सेम है दोनों केसेस में, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये जो टी टाइप 1 की कॉस्ट है ये वेरिएबल है। बस आपने यही बताना था कि टाइप 1 की कॉस्ट इज वेरिएबल बिकॉज टोटल पे चेंज हो रही है, पर यूनिट पे सेम है। टाइप 2 देखें, यूनिट्स के बढ़ने के साथ बढ़ रही है और पर यूनिट पे सेम है, इसका मतलब है ये भी वेरिएबल है। आगे चलें, वॉल्यूम के साथ बढ़ रही है और पर यूनिट 2475 तकसीम 125 जी 19.8, ये किया था आपने पर यूनिट पे चेक जी 19.8 और, तो ये सेमी वेरिएबल है क्योंकि ये वॉल्यूम के बढ़ने के साथ गिरती है। नीचे वाली बताओ पर यूनिट क्या है, और ये एग्जैक्ट, इसका मतलब है ये भी, तो टाइप 1 to 4 वेरिएबल है, बाकी टाइप 3 जो है वो क्या है, सेमी वेरिएबल है। अब ये जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल, इसमें तो उसने आपसे ये कहा है एक कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जिसकी कॉस्ट ₹25 है। कितनी है कॉस्ट, और कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी मार्कअप ऐड करती है 25% ऑन कॉस्ट। तो 25% ऑन कॉस्ट का है और कॉस्ट की फिगर मौजूद है, तो कहता है सेल प्राइस बताओ। तो ये तो हलवा सवाल था, ये तो मुफ्त के नंबर थे चार। तो कॉस्ट ₹25 है और प्रॉफिट ₹25 का 25%, मेरा ख्याल है ये 31.25 आंसर है, ऐसे ही है। ये तो क्यूएम में सवाल आते हैं ऐसे, यहाँ पे नहीं आते, यहाँ बस वैसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्या आपको मार्कअप मार्जिन का पता है? अब इस सवाल में मार्कअप रेट दिया हुआ है और जिस रेट जिस पे बेस कर रहा है वो कॉस्ट फिगर भी मौजूद है। जब वो बेस फिगर मौजूद ना हो तब एक्स है। टोटल मैक्सिमम 4 सिचुएशन होती है, वो चारों मैंने टेस्ट की हुई। प्रॉफिट कॉस्ट पे बेस कर रहा है और कॉस्ट इज गिवन। अब प्रॉफिट सेल पे बेस कर रहा होगा अगले में, हाँ जी, अगले में किस पे बेस कर रहा होगा, सेल पे। देखें जी क्या कहता है, कहते हैं कंपनी परचेज करके प्रोडक्ट ₹30 में बेचती है और कंपनी की पॉलिसी है कि वो 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती है सेल प्राइस में। प्रॉफिट मार्कअप नहीं कहा, क्या ऐड करती है, तो कॉस्ट मांगी हुई है, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब हमारे पास ₹30 की सेल प्राइस है, कॉस्ट मालूम करनी है, प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट है, ओ सॉरी 20% ऑफ सेल है, तो मेरा ख्याल है ये कॉस्ट ₹24, ऐसे ही है। अगले केस में, तीसरे केस में क्या करना है, वो कहता है अल्फा लिमिटेड एक प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चर करती है जिसकी कॉस्ट ₹30 है और कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट ऐड करती है, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमें सेल प्राइस मालूम करनी है, हमें कॉस्ट दी हुई है लेकिन प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट 20% ऑफ, तो सेल नहीं है मेरे पास, तो एक्स रख के सॉल्व करें, क्योंकि जो बेस है ना प्रॉफिट मार्जिन की बेस सेल होती है वो नहीं है मौजूद। तो x इज इक्वल टू आएगा 30 डिवाइडेड बाय 0.80 जी, कितना आता है 37 पॉइंट, और आखिरी 40। सेल प्राइस ₹50 है, कॉस्ट मालूम करनी है और प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ कॉस्ट है, तो भाई 25% ऑफ कॉस्ट, मेरे पास कॉस्ट तो है नहीं, जिसका 25% का है वो बेस फिगर मौजूद नहीं है, एक्स रख लें फिर। एक्स प्लस
तो x आ जाएगा, कितना आता है 40। ये लें, ये है जी इसका एक एक नंबर था। अगर आपका ये सही है तो एक एक नंबर, इसमें हर कॉस्ट को सही तरह पहचानने का आधा नंबर था। 0.5 मार्क। लें जी, ये आसान सा टेस्ट था। कोई चीज आपने पूछनी हो बेसिक्स में से कहीं से भी, नहीं तो मैं आगे चैप्टर स्टार्ट करता हूँ अगला। बताएं जी बेटा, कोई सवाल पूछना हो, कोई मसला। सर 94% मार्क्स आए हैं तो बस रिलैक्स हो जाए, आपकी बेसिक्स ठीक है। बस अब पुरानी बेसिक्स भी तो होगी ना आपकी, कोई अय्याशी करें अच्छी बात है। इसमें को बस ज्यादा मुश्किल नहीं था टेस्ट, लेकिन बस ये है कि वो गलती, ये पहले सवाल में गलती हुई है तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा मसाइल है, बाकी तो इतना कोई इशू नहीं है। हम्म। क्या बताना है बताएं, पिछले लेक्चर आपने पढ़ा है? नहीं ली? ली है। अच्छा, फिर क्या मसला आया है? उल्ट कर दिया तो आपको रूल याद नहीं है ना? इकोनॉमिक्स पढ़ी थी क्या एग्जामिशन? फिर गलती है। रूल ये था कि वॉल्यूम के बढ़ने के साथ, किसके बढ़ने के साथ, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वॉल्यूम के बढ़ने के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। ये टेबल याद रखना है। पर यूनिट सेम रहेगी। पर यूनिट कैसे आती है? टोटल को पर यूनिट पे कन्वर्ट करने के लिए टोटल को डिवाइड बाय यूनिट्स, ऐसे ठीक है। टोटल को कॉस्ट को ऊपर रखें, यूनिट से डिवाइड करें। तो वॉल्यूम के बढ़ने के साथ वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बढ़ेगी और पर यूनिट पे सेम रहेगी। इसी तरह वॉल्यूम के गिरने के साथ टोटल में गिरेगी बट पर यूनिट पे सेम। ये याद रखना है आपको। ये रूल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जब वॉल्यूम आ जाए। फिक्स कॉस्ट में ये है कि वॉल्यूम के बढ़ने या कम होने के साथ ये टोटल में सेम रहेगी। किसमें सेम रहेगी? तो इधर कोई भी फिगर टोटल में सेम नहीं थी, देखें टोटल में चेंज हो रही थी। जो मैंने सवाल दिए थे ना उसमें ये देखो, ये टोटल अमाउंट चेंज हो रही थी सारी, इनमें कोई भी फिक्स नहीं थी। पहले टोटल देखते हैं, फिर पर यूनिट निकाल के देखते हैं, फिर दोनों से पता चलता है ये कौन सी है, किसी एक से नहीं पता चलता। फिक्स का तो ये पता चल जाता है लेकिन बाकी किसी का नहीं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मैंने कहा था वो होती है जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों है। ये टोटल में भी चेंज होती है डायरेक्ट रिलेशन पे, और पर यूनिट पे भी चेंज होती है इनवर्स रिलेशन से। इनवर्स का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पर यूनिट पे ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये टेबल याद रखना है। वो मैंने ये बताया था, मैंने कहा था कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से आपको कई दफा फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन को सेपरेट करना पड़ता है। वो सेपरेट करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको हाई एंड लो पॉइंट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाई एंड लो पॉइंट मेथड में से फिक्स और वेरिएबल अलग करनी है, वेरिएबल पर यूनिट पे निकालनी है, फिक्स टोटल में निकालनी है, बस इस फॉर्मूले के मुताबिक। और मैंने कुछ सवाल भी दिए थे बेसिक्स में से, किए हैं वो एग्जाम्पल्स? नहीं किए तो कहाँ से समझ आएगी? हम्म। नोट्स अभी लिए हैं? आप 2 दिन आए नहीं, आपने कहा नोट्स तब लूंगा जब जाऊंगा क्लास में। है क्या कहते हो? चलो ठीक है, आप समझदार हैं। चलें, मसले मसाइल होते हैं। अब मुझे ये बताएं कुछ सवाल और पूछना हो, वो जो आपने को किया है वो पूछना सवाल, उसमें हाई लो हो गया था। आंसर बता दो जरा मुझे प्लीज, ताकि सब बच्चे आंसर टैली कर लें। अगर आपने हाई लो मेथड वाला वो किया है तो प्लीज मुझे आंसर बता दें नोट्स में से, बेसिक के नोट्स में से जो हाई लो किया है। इसमें ये दो एग्जाम्पल थी ना, 1.11 और 1.12। 1.12 में भी 4 सिचुएशन थी जी।
कोई बता सकता है बच्चा आंसर क्या है? ये पहली आपने की होगी 1.11। इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बतानी थी पहले। 25 मेरे मुताबिक तो 40 आती है कि नहीं? ठहर जो, 9 में से 7 गए 2 और ये 2, हाँ ठीक है, 10 रुपए पर यूनिट आती है। सही, बिल्कुल सही किया, शाबाश। जिन्होंने घर से किया इसमें वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट आती है। कितने रुपए पर यूनिट आती है? 10 रुपए। जरा चेक कर लेते हैं 10 रुपए कैसे आती है। जरा शॉर्टकट लगा के, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल 9,000 माइनस 7,000, ऊपर कॉस्ट का फर्क ले लें, ये इग्नोर करना है दरमियान वाले, और नीचे वॉल्यूम का चेंज ले लें 400 यूनिट्स माइनस 200 यूनिट्स, तो ये 10 रुपए पर यूनिट आ जाएगी। 10 रुपए पर यूनिट, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई टोटल कॉस्ट को कहते हैं, जो मर्जी ले लें, ये 7 वाली ले लें या 9 वाली ले लें, मैं 7 वाली ले रहा हूँ। बी ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, इनटू एक्स 7,000 के सामने वाला, तो मेरा ख्याल है ये 5,000 आती फिक्स कॉस्ट। ऐसे ही है, 5,000 रुपए। जी ठीक है, आगे चलते हैं। मिडल में नहीं यूज कर सकते, नहीं। जिनसे आपने फिक्स और वेरिएबल निकाली है ना, उन्हीं दो को यूज करना है। मिडल वाला यूज नहीं कर सकते, यहाँ तो शायद हो जाए, लेकिन वैसे मिडल वाले यूज नहीं करने, क्रॉस कर दिए मैंने। अच्छा, इसमें आपका कोई सफाई हुई है, स्क्वायर मीटर क्लीन, ये वॉल्यूम है, और ये कोई ओवरहेड कॉस्ट है। तो जी इसमें आपने किया होगा 83,585 माइनस 73,950 डिवाइडेड बाय 15,100 स्क्वायर मीटर क्लीन माइनस 12,750 स्क्वायर मीटर क्लीन। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर क्या आती है? 4.10 पर स्क्वायर मीटर क्लीन। और फिक्स कितनी आती है? निकालिए किसी ने फिक्स। 21,675, ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, आगे ये वाला जो सिचुएशन 2 इसमें किया है, 3.5 रुपीज पर मशीन आवर, यहाँ पर वॉल्यूम मशीन आवर में है, और 1 लाख ये फिक्स कॉस्ट है, और ये ऊपर वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरह सिचुएशन 3 का बताओ बेटा। 5 रुपीज पर सेल यूनिट, और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000, जी बिल्कुल। एक मिनट में खुद भी चेक कर लूँ, ठीक है, हाँ 10 ही आती है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेल यूनिट्स बेस हो, सेल रेवेन्यू भी ले सकते हैं अगर सेल यूनिट मौजूद ना हो, लेकिन प्रेफरेबल सेल यूनिट्स होते हैं। अगर यूनिट्स, यहाँ पर सेल रेवेन्यू भी बेस हो सकता है, एक्टिविटी लेवल, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, 70,000 रुपए की कॉस्ट, बल्कि सॉरी 80,000 रुपए की हाई कॉस्ट है, 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह नीचे ये रेवेन्यू लिख देते हैं। कितना आता है? 0.2। और फिक्स कितनी है? 20,000। तो सेल यूनिट जहां पे आ सकता है वहां सेल रेवेन्यू भी आ सकता है एज एन एक्टिविटी लेवल, लेकिन प्रेफरेबल यूनिट्स हैं, ठीक है। और ठीक है, चलें, ये आपके थे। आज हमने चैप्टर जो शुरू करना है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। चले, नोट्स अभी बंद कर दें, चुप करके आ जाएं, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। जी, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स कॉस्ट, दिखाओ भाई नोट्स, एक मिनट जरा मुझे, ताकि बात डायरेक्टेड हो। जी बिल्कुल, हाँ जी।
इसमें सबसे पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो इसी चीज पे बात करता है कि ओवरहेड्स कॉस्ट क्या होती है, या ओवरहेड्स कॉस्ट की डेफिनेशन पे बात करता है। ठीक है, किसके ऊपर बात की जाती है? ओवरहेड्स की कॉस्ट पे बात की जाती है। अच्छा, हमने ये कहा था कि जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनती है उस प्रोडक्ट के तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं। कितने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं? तीन। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हमें तीन एलिमेंट्स की कॉस्ट को ऐड करना पड़ता है। वो कौन से तीन एलिमेंट्स हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और तीसरा क्या है? एफओएच कॉस्ट। ठीक है, बात समझ आती है? तीन एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट का पार्ट बनता है, जो प्रोडक्ट की शेप वेल करता है, जो प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, इसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, और आखिरी बात जो मैंने पहले नहीं बताई थी वो ये है कि ये हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक अपना अपना मटेरियल होता है। अगर आपके इदारे में लकड़ी की कुर्सियां और ये प्लास्टिक की कुर्सियां बन रही हैं तो लकड़ी की कुर्सी के लिए लकड़ी उसका अपना स्पेसिफिक मटेरियल है, और प्लास्टिक की कुर्सियों में तो डायरेक्ट मटेरियल की ये भी एक पहचान होती है कि ये हर प्रोडक्ट का अपना स्पेसिफिक मटेरियल है। अगर हम बच्चों के और बड़ों के गारमेंट्स बनाते हैं ना फैक्ट्री में, तो बच्चों के कपड़े का स्टफ और बड़ों के कपड़ों का स्टफ, और बड़ों में भी खवातीन का स्टफ कपड़ा और होता है, और मर्द हजरात का कपड़ा। समझ आ रही है बात आपको? इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल की एक खूबी तो मैंने आपको बताई नहीं पहले, ये वो हर प्रोडक्ट का अपना स्पेसिफिक मटेरियल होता है। समझ आ रही है? इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी वो वर्कर होते हैं जो प्रोडक्ट बनाने में मसरूफ है, उनकी तनख्वाहें, और ये भी हर प्रोडक्ट की अपनी स्पेसिफिक लेबर है। अब लकड़ी की कुर्सी बनाने के लिए लोहार नहीं होगा, तरखान है, कारपेंटर। और लोहे की कुर्सी बनाने के लिए तरखान काम नहीं करेगा, वो लोहार करेगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में एक खूबी ये भी पाई जाती है कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट होती हैं। ये कौन सी कॉस्ट होती है? प्रोडक्ट स्पेसिफिक। और जो खर्चे स्पेसिफिक नहीं ना होते, जो खर्चे स्पेसिफिक नहीं है, जिन खर्चों का फायदा सारी प्रोडक्ट्स उठा रही हैं, उन तमाम खर्चों को ओवरहेड्स कहते हैं। यानी ओवरहेड्स की अगर डेफिनेशन की जाए फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये कॉमन एक्सपेंसेस है फैक्ट्री के। क्या है ये? कॉमन एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री हैं, या इनको इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इनडायरेक्ट का मतलब है कि इन खर्चों का प्रोडक्ट स्पेसिफिक होना मुमकिन नहीं है, इनका ताल्लुक प्रोडक्ट के साथ भी नहीं है। कई खर्चे ऐसे होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर आप फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? और आप फैक्ट्री में दो तरह की कुर्सियां बना बना के बेच रहे हैं, लकड़ी वाली कुर्सियां और लोहे वाली कुर्सियां। अब लकड़ी वाली कुर्सियां और लोहे वाली कुर्सियां, इनके लिए तो रेंट नहीं दिया, रेंट तो आपने बिल्डिंग का दिया है। लेकिन उस बिल्डिंग में, उस फैक्ट्री बिल्डिंग में दो प्रोडक्ट बन रही हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं समझ आ रही? तो एक्चुअली ये जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, ये फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, जो तमाम प्रोडक्ट्स को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होने वाले खर्चे नहीं होते। इज इट क्लियर? क्या ये बात याद रह जाएगी कि डायरेक्ट कॉस्ट स्पेसिफिक कॉस्ट होती हैं? डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं? ये स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट्स होती हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं? ये स्पेसिफिक नहीं होते, ये कॉमन होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फैक्ट्री के खर्चों को ऐसे तोड़ना चाहूँ, फैक्ट्री के खर्चों को इस तरह भी तोड़ा जा सकता है कि फैक्ट्री में कुछ स्पेसिफिक खर्चे होते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक, और कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री में।
जो स्पेसिफिक खर्चे होते हैं उसमें दो मेन खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जो कॉमन खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, या इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्या बोलते हैं उनको, इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट। एक ही बात है, उसको घुमा के इधर उधर से डिस्कस कर रहा हूं और कुछ नहीं है। एलिमेंट वाइज बात करें तो 3 एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से देखें तो फैक्ट्री की 2 कॉस्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सामने रखें तो फैक्ट्री की कितनी कॉस्ट है, 2। डायरेक्ट कॉस्ट में 2 आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों डायरेक्ट कॉस्ट है। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगी। और जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं है, जो कॉमन है, जर्नल खर्चे हैं फैक्ट्री के, जो किसी एक प्रोडक्ट के फायदे के लिए नहीं है, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अगर आपसे को पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड्स, तो आपने कहना है ओवरहेड्स आर द एक्सपेंसेस या कॉमन एक्सपेंसेस incurred in a factory for the benefit of all products, for the benefit of all products manufactured in a company। क्या बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अब मसला क्या होता है, मसला कहाँ पे पड़ता है? मसला ये पड़ता है कि अगर हमारी फैक्ट्री में लकड़ी की कुर्सियां बन रही हैं और लोहे की कुर्सियां जो बार बराम उसमें पड़ी होती हैं, गार्डन में नॉर्मली घरों में वुड चेयर बनती हैं, और कौन सी बनती हैं, आयरन चेयर बनती हैं। तो इन दोनों का मटेरियल अपना अपना स्पेसिफिक होगा, इसके लिए वुड मटेरियल होगा और उसके लिए आयरन लोहा, ठीक है। बेटा आपके सवाल का जवाब देता हूं अभी, ठहर जाओ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसका अपना बंदा होगा। लोहे की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी बनाने के लिए बंदा और है, उसकी स्किल्स और है। लोहे की कुर्सी बनाने वाले वर्कर, प्रोडक्शन वर्कर और है, ठीक है। तो ये खर्चे स्पेसिफिक हैं। मसला किसका आता है, एफओएच का। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होते, बल्कि ये तो फैक्ट्री के कौन से खर्चे हैं। अब आप एज एन अकाउंटेंट, आपका काम अब शुरू होगा। कुछ खर्चे स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट है, कुछ खर्चे कॉमन है। हमने क्या करना है, हमने ये जो कॉमन एक्सपेंसेस है ना, इसको इन दोनों या जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें डिवाइड करके लाना है। उनमें क्या करके लाना है, क्या आप मेरा पॉइंट समझे? यानी इस पूरे चैप्टर में ना आपको कॉमन एक्सपेंसेस की, फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन सिखानी है आई कैप में। क्या सिखानी है? ओवरहेड्स की डेफिनेशन ही है, फैक्ट्री के वो खर्चे जिनका फायदा किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, बल्कि तमाम प्रोडक्ट उससे फायदा उठा रही हैं। और अगर कोई खर्चा ऐसा है जिसका फायदा किसी एक प्रोडक्ट के लिए है, तो उसको एफओएच में नहीं डालते, ठीक है, उसको एफओएच में नहीं डालते। उसके लिए एक अलग हेड का ही डायरेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस का। लेकिन वो होते नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई हेड होता नहीं ज्यादातर। लेकिन अगर कहीं पर आ जाए, तो बेटा आपने सवाल पूछा है कि अगर हमें रेंट किसी एक प्रोडक्ट के लिए देना पड़ा है, खाली वुड की चेयर के लिए रेंट देना पड़ा है, फिर वो एफओएच में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस एक नया हेड क्रिएट होगा। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की तरह एक नया हेड कौन सा क्रिएट होगा, जो कि क्रिएट किया नहीं जाता, डिस्करेज किया जाता है उसको कि यार ये क्या, ये क्या था खर्चा। हेड हमेशा क्रिएट कर किया जाता है जब उसमें मेजर खर्चा हो। तो समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो ऐसे खर्चे होते बहुत कम है कि जो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए हो। वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या बाकी सारे खर्चे किस में आते हैं, एफओएच में। वो खर्चे होते हैं जिनका फायदा एक से ज्यादा प्रोडक्ट उठा रही हैं, और हमने उस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने उस खर्चे को क्या करना है। अब अक्लमंद अकाउंटेंट जो होगा ना, अक्लमंद अकाउंटेंट, वो इस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फेयर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फेयर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब, जिस प्रोडक्ट के हिस्से में ज्यादा खर्चा आना चाहिए उसको ज्यादा खर्चा एलोकेट किया जाए, जिसके हिस्से में कम खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उसको कम करे। समझ आ रही? मिसाल के तौर पर अगर ये खर्चा 50,000 रुपए का है, और मिसाल के तौर पर इसके हिस्से में 20,000 रुपये आना चाहिए और इसके हिस्से में खर्चा कितना आना चाहिए, तो इसको कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? और अगर अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हमारी अकाउंटिंग थोड़ी सी गलत है। तो बाज दफा अकाउंटेंट कुछ ऐसे मेथड यूज करते हैं
जिससे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो तो जाती है लेकिन अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्या मतलब होता है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन का? कि किसी प्रोडक्ट पे जितने ओवरहेड आने थे उससे ज्यादा आ जाते हैं और दूसरी प्रोडक्ट में कम आते हैं, जितने होने चाहिए उससे भी कम होते हैं। यानी अगर ओवरहेड्स अंडरस्टेड ओवरस्टेड हो जाए तो इसको कहा जाता है अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। अभी तक वैसे मैं क्या बता कर आया हूं, मैंने अभी तक क्या बताया है ओवरहेड्स के चैप्टर में कि ओवरहेड्स किसे कहते हैं। तो ओवरहेड्स बेटा फैक्ट्री की कॉमन इनडायरेक्ट कॉस्ट है। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होती, ये कॉमन एक्सपेंसेस हैं। तो एज एन अकाउंटेंट आपको इनको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और इवन एक यूनिट के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इवन कई दफा डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, कई दफा मशीन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यानी आपको इस पूरे ओवरहेड के चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन 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 ही करनी पड़ेगी। क्या बात समझ आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन करनी है? पहली बात मैंने बता दी है, बल्कि दो बातें बताई हैं, व्हाट इज ओवरहेड और नंबर 2 व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक। पर्पस ऑफ दिस टॉपिक क्या है? अगर मैं इसको समराइज करूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक। नोट्स में शायद मैंने पर्पस तो क्लियरली स्टेट नहीं किया हुआ, लेकिन क्या पर्पस है जी इस टॉपिक का? तो जवाब आता है जनाब, इस टॉपिक का पर्पस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट। हाँ जी, लर्निंग आउटकम 2 में दिया हुआ है कि इस टॉपिक का पर्पस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन, डिस्ट्रीब्यूशन को एलोकेशन भी कहते हैं। अब ये कॉस्ट के नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, एलोकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन को ही अपोर्शनमेंट भी कहते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में। डिस्ट्रीब्यूशन को ही एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स हमारा इसमें टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, अपोर्शनमेंट, बल्कि एफओएच में एफओएच कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। शायद ये लफ्ज आपने कभी अकाउंटिंग में सुना हो, एब्जॉर्प्शन का। तो वहां पे ये एब्जॉर्प्शन के लफ्ज से बच्चे घबरा जाते हैं, ये क्या होता है? वो भाई कुछ नहीं है, फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है उनको प्रोडक्ट में तकसीम करना है। नहीं करोगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट सही नहीं आएगी, और अगर प्रोडक्ट कॉस्ट सही नहीं आएगी तो सेल प्राइस कैसे सही आएगी? सारे बिजनेसेस एक प्रोडक्ट थोड़ी बनाएंगे हैं। अगर आपके जूते बनते हैं, आपको पता है जूते के कई साइज होते हैं, जूते के कई डिजाइन होते हैं, तो वो सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स काउंट होते हैं और उनमें कॉमन फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को क्या करना होता है, अकाउंटेंट ने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इज इट क्लियर कि नहीं समझ आ रही? यानी फैक्ट्री ओवरहेड में मसाइल हैं कुछ। पहला मसला, ये फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस हैं। एज एन अकाउंटेंट हमने इनको क्या करना है, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर एक यूनिट के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक यूनिट के हिस्से में कितने एफओएच आते हैं, एक यूनिट के हिस्से में। वो जो आपको चैप्टर 1 में बेसिक्स में मैंने एफओएच कॉस्ट पर यूनिट दी होती थी, वो इतनी आराम से नहीं दी होती, वो हमें खुद से निकालनी पड़ती है रियल लाइफ में, इसीलिए तो चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको ये। अच्छा, तो दो मेन काम मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद एक चीज है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसे कहते हैं। अभी जानबूझ के मैं नोट्स पे नहीं ला रहा, नोट्स मैं जानबूझ के नहीं ला रहा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम किसे कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सिखाता है, ये टॉपिक आपको सिखाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कि बेटा आपने ओवरहेड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओवरहेड्स को, यानी ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको सिखाता है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द ओवरहेड्स कॉस्ट। इज इट क्लियर? ये आपको क्या सिखाता है? हमने चैप्टर में यही पढ़ना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाए, तो ये टॉपिक हमें सिखाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आ जाए तो ये सिखाता है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एफओएच कॉस्ट।
और इस सवाल का जवाब ये देता है कि ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के दो सिस्टम होते हैं, सिंगल रेट सिस्टम, क्या होता है, सिंगल रेट सिस्टम, और एक होता है मल्टीपल रेट सिस्टम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम हमें ये सिखाता है कि ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, और इस सिस्टम के आगे से वैरायटी है, वर्जन है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो सबसे पुराना और सादा सिस्टम है उसका नाम क्या है, सिंगल रेट, और उससे रिफाइंड और अच्छा सिस्टम जो है वो कौन सा है, मल्टीपल रेट। मल्टीपल रेट सिस्टम के आगे से दो सिस्टम है, एक को कहते हैं डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम, और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम, एबीसी। ये एक अलग चैप्टर भी है, एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। वो कहते हैं नाम से तो कोई बुरी सी चीज लग रही हो, नहीं इतनी बुरी नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। अब आपको टॉपिक पढ़ाना भी तो है ना, मैंने सिर्फ थ्योरी तो नहीं ना बताई, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई। डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेथड्स हैं वो दो है मेन, सिंगल रेट सिस्टम से कर लो डिस्ट्रीब्यूशन, या किससे कर लो, मल्टीपल रेट सिस्टम से। मल्टीपल रेट सिस्टम के अंदर एक डिपार्टमेंट वाइज रेट होगा, दूसरा कौन सा है, एक्टिविटी वाइज रेट है। ये जो रेट होता है ना, रेट, ये रेट आपके ओवरहेड्स की क्या कराता है। अब ये रेट कैसे दिया होता है, अगर आपको चैप्टर 1 पर आए या बेसिक वाले चैप्टर में आए, बेसिक वाला चैप्टर अगर आप देखें तो वहां पे ना ये देखें, ये एग्जांपल में ये दी होती थी कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितने परसेंट होगा, 120% ऑफ लेबर कॉस्ट होगा। ये एफओएच का रेट है, ये आपका एफओएच का क्या है, ये रेट है। आपको पता नहीं है ये रेट, असल में अब सीखेंगे हम ये कैसे निकला हुआ है 120%, और ये रेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होगा। ये एक है कि दो हैं या तीन है, कितने रेट्स हैं, ये एक ही है, ये सिंगल रेट दिया हुआ है एफओएच का। ये कौन सा रेट दिया हुआ है, घर से पढ़ने वाले बच्चों को नजर आ रहा है, ये 120% वाला 120% ऑफ लेबर कॉस्ट, लिखा हुआ है ना, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर कॉस्ट का 120% होंगे, तो ये एफओएच का रेट है। इसी तरह आगे चलते हैं, जहां एफओएच के खर्चे, ये देख जैसे ये दिखा हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितने रुपए पर आवर है, 5 रुपए पर, ये भी रेट है। जब भी ये इस तरह परसेंटेज में या पर आवर पे या पर लीटर पे एफओएच दिए होंगे तो ये एफओएच का रेट है। इसका पूरा नाम होता है एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट। क्या नाम होता है इसका, एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट। ये रेट आपको फैसिलिटेट करता है, ये रेट हेल्प आउट करता है कि आप ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लें इसकी मदद से। यानी ये ओवरहेड्स को डिफरेंट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। कैसे करता है वो नहीं पता अभी मुझे, बस मुझे ये पता है कि ये रेट ओवरहेड्स को क्या कराता है, डिस्ट्रीब्यूट कराता है। क्या बात समझ आई, रेट टोटल में होगा या पर यूनिट पर आवर पे होगा, पर यूनिट पे भी हो सकता है, पर आवर पे भी हो सकता है, और इवन परसेंटेज में भी हो सकता है। जब भी एफओएच पर यूनिट पे आ जाए, पर आवर पे आ जाए, परसेंटेज में आ जाए, तो इसका मतलब है उसने आपको एफओएच का रेट निकाल के दिया हुआ है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर रेट निकाल के ना दिया हो तो एफओएच का चैप्टर सिखाता है रेट कैसे निकलता है, ये वाला, ये जो यहाँ दिया होता था। नहीं बात समझ आ रही, पता चल गया ना जवानों। अच्छा, अब मैं आपके सामने, ये पकड़ो यार, इसको रखो, अब ये सब मुड़ता जाना खराब हो जाना, रख दो इसको। अब मैं आपको ये सिंगल और डिपार्टमेंटल, अच्छा मैं आपको ये सिर्फ बता देता हूँ कि सिंगल रेट जरा लेस कॉम्प्रिहेंसिव होता है, आसान होता है। ये मल्टीपल रेट सिस्टम में जो ये है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स होती है ना वो फेयर होती है। मैंने कहा था ना रियलिस्टिक, एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो मल्टीपल रेट की तरफ चले जाओ, इनएक्यूरेट बट सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो किसकी तरफ चले जाओ, सिंगल रेट की तरफ। तो बाकी आगे इस पे और बात करेंगे, अभी मैं सिंगल रेट कराने लगा हूं। पहले कौन सा रेट सिस्टम कराने लगा हूं, सिंगल रेट सिस्टम कराने लगा हूं, कि सिंगल रेट सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी।
अकाउंटेंट आसानी पसंद होता है, तो इसीलिए ज्यादातर दुनिया में आजकल प्रैक्टिकली चलता भी सिंगल रेट ही है। ये सिर्फ किताबों में मिलता है वो मल्टीपल रेट, रियल लाइफ में यूज नहीं होता ज्यादा, क्योंकि अकाउंटेंट के पास इतना टाइम ही नहीं होता जितना डाटा उसके लिए चाहिए। याद रखो हमेशा जब भी एक्यूरेट कॉस्ट अकाउंटिंग होगी ना, तो उसके लिए डाटा चाहिए, और डाटा कंपाइल करने पे टाइम लगता है, बंदे चाहिए, कंप्यूटराइज सिस्टम चाहिए, मुफ्त थोड़ी होता, पैसों का आता है। और इदारे का मालिक पैसे लगाने को तैयार नहीं होता, वो कहता है बस थूका नाल ही पकौड़े तल 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 दे चार्टर्ड अकाउंटेंट, पैसे ना लाने पैन हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कह रहा, मालिक होता है ना जिसके पास आप जॉब करे, सेठ, वो सेठ पैसे ही नहीं कटता, उसी कहते हैं बस ठीक है फिर सेठा। हाँ अच्छा आगे चलते जरा, ये सिंगल रेट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कराता है, मैं मिसाल दे रहा हूं अब आपको, कैलकुलेटर पकड़ लें जरा। जी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं एक इदारा है जो 2 प्रोडक्ट्स बनाता है। कितनी प्रोडक्ट्स बनाता है? मिसाल के तौर पर मैं प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ना किसी बेस पर होती है, तो मैं किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूशन शो करने जा रहा हूँ? यूनिट्स। मसलन इसके 8000 यूनिट्स बनते हैं, इसके 2000 यूनिट्स बनते हैं, और टोटल कितने यूनिट पूरी फैक्ट्री में बनते हैं? 10,000 यूनिट्स। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर कहता हूं कि एफओएच के एक्सपेंसेस जो हैं फैक्ट्री के, फॉर एग्जांपल वो 50,000 रुपए के हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ 50,000 रुपए के एक्सपेंसेस हैं। आपने इस 50,000 रुपए को ए प्रोडक्ट में और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस 50,000 रुपए को आपने ए प्रोडक्ट में और बी प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कोई बच्चा मुझे डिस्ट्रीब्यूट करके बताए कि कैलकुलेटर पकड़ो भाई, ये 50,000 में से इसके हिस्से में कितने ओवरहेड्स आएंगे और बी के हिस्से में कितने आएंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से पता चलेगी? मैथ आना चाहिए। जिस बच्चे को रेशियो प्रोपोर्शन और मैथ आता है, पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर पार्टनरशिप की है कभी, तो 40,000 और 10। चले अभी मैं ये फाइनल नहीं है, मैं इनके कहने पे लिख रहा हूँ, ये गलत भी हो सकते हैं। 40,000 और 10,000, ये टोटल 50,000 की तकसीम इन्होंने ऐसे किया जी। और किसी ने कुछ की हो? और किसी ने की हो? कैसे किया आपने यार, ये बताओ, ये पहले बताओ की कैसे है। प्रोडक्शन यूनिट्स की पहले रेशो बनाई है इन्होंने, प्रोडक्शन यूनिट्स की क्या बनाई है? जो बेस है, यानी 8,000 तकसीम 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। रेशो बना के ना जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उस टोटल अमाउंट से ज़रब दे दें, और इसी तरह 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000। ये तरीका जो आपने इस्तेमाल किया है ये मैथमेटिक्स का तरीका है, और ये गलत नहीं है, ऐसे ही है। हो गए डिस्ट्रीब्यूट 40 और 10, क्या कहते हैं? जैसे पार्टनर्स में 2 और 1 की रेशियो से करो तो 2/3 और 1/3 करते हैं ना आप। 2/3 इंटू प्रॉफिट की अमाउंट, 1/3 इंटू किया किसी ने पार्टनर्स में प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल अमाउंट इंटू रेशियो से होती है डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल अमाउंट इंटू रेशियो। और यहाँ रेशियो बनना चाह रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे। ये तरीका जो मैंने फॉलो किया है इनके कहने पर, ये मैथमेटिशियन का तरीका है। किसका तरीका है? मैथ्स का तरीका है। अकाउंटेंट इस तरीके को फॉलो नहीं करता। तो आज सीख लें अकाउंटेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये तरीका मैथ्स या क्यूएम में तो कामयाब है, हमारे में ये तरीका नहीं चलता, फेमस नहीं है। हम लोग तरीका क्या फॉलो करते हैं?
अकाउंटेंट के लिए ज़हन में रखें जो तरीका होता है वो ये होता है कि अकाउंटेंट क्या करता है, वो ये टोटल एक्सपेंस को डिवाइडेड बाय टोटल बेस करता है। अकाउंटेंट क्या करता है, ये इसकी तरतीब आगे पीछे कर रहा है, यानी ये जो 50,000 ज़रब खा रहा है ना, ये 8,000 की जगह ले आएगा और 8,000 को उठा के उसकी जगह पे ले जाएगा। अकाउंटेंट क्या करता है, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस। टोटल खर्चा कितना है जी, टोटल खर्चा कितना है 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स पूरी फैक्ट्री के कितने हैं। तो अकाउंटेंट एक रेट निकालेगा जिसको एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, तो ये रेट निकल आएगा 5 रुपए पर यूनिट। अकाउंटेंट क्या करेगा, वो मैथ वाला तरीका रेशियो प्रोपोर्शन नहीं लगाएगा। अकाउंटेंट कहता है भाई जिस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस। टोटल खर्चा कितना था फैक्ट्री का 50,000, टोटल बेस कितनी थी, तो ये एक रेट निकल आया। अब इस रेट को इस्तेमाल करो जिधर चाहिए ना, ये रेट इस्तेमाल करो। वो जो आपको पिछले चैप्टर में एफओएच पर यूनिट दिए होते थे, वो रेट इस तरह निकला होता था, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस। ठीक है, ये रेट आ गया। अब आपने अगर प्रोडक्ट ए के एफओएच निकालने ना, तो वो कहता है सिंपल है 5 रुपए पर यूनिट है। एक यूनिट के एफओएच 5 रुपए हैं, तो इसके यूनिट कितने थे 8,000 यूनिट थे। तो इस प्रोडक्ट के हिस्से में 40,000 के एफओएच आएंगे और दूसरी प्रोडक्ट के हमने सिर्फ 2,000 यूनिट बनाए हैं, तो जिसके कम यूनिट बनाए हैं उसके हिस्से में खर्चा भी कम आना है, जिसके यूनिट ज्यादा बने उसके। यानी ये रेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखो कैसे इस्तेमाल हुआ है, रेट इनटू जो उसकी बेस थी। अगर ये रेट पर यूनिट है तो इनटू यूनिट्स करना है। अगर ये रेट पर लेबर आवर होता ना, पर लेबर आवर, तो मल्टीप्लाइड बाय लेबर आवर ऑफ प्रोडक्ट ए और मल्टीप्लाइड बाय लेबर आवर ऑफ बी। दोनों के जवाब सेम आए, वही जवाब आए जो आपने निकाले थे, लेकिन अकाउंटेंट 2 स्टेप्स में काम कर रहा है। अकाउंटेंट क्या कर रहा है, अकाउंटेंट पहले एक रेट निकालता है। क्या निकालता है, जब वो ये रेट निकाल लेता है ना, तो अब उसकी जिंदगी आसान है। उससे कोई भी ग्राहक, चाहे प्रोडक्ट ए बी के अलावा भी कोई फैक्ट्री में चीज बननी है ना, ए बी प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ बनना है, उसने एफओ 5 रुपए के हिसाब से उसमें शामिल करना है। यानी ये रेट यूनिवर्सल है, ये खाली प्रोडक्ट ए बी के लिए नहीं है। जो भी बनेगा, कोई ऑर्डर बन गया, कोई और सी प्रोडक्ट बननी है, उसके लिए भी एफओच इसी रेट से इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि ये पूरी फैक्ट्री का रेट है। हर यूनिट फैक्ट्री में बने, जाए जिस मर्जी प्रोडक्ट का बने, जिस मर्जी उसका बने, क्या नाम है, ऑर्डर का बने, हर यूनिट के आपने कितने एफओच इंक्लूड करने हैं प्रोडक्ट में, 5 रुपए। हर यूनिट के बदले 5 रुपए एफओच कॉस्ट है, हर यूनिट के बदले। इज इट क्लियर। ये तरीका मैथ का है, हम ये फॉलो नहीं करेंगे आइंदा से। हम ये तरीका फॉलो करेंगे जिसमें पहला स्टेप क्या होगा, रेट निकालना, और फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, रेट की मदद से एफओच को डिस्ट्रीब्यूट करना। रेट यही इस्तेमाल होगा क्योंकि ये पूरी फैक्ट्री का रेट है। क्यों नहीं ना, वो चेंज की जरूरत नहीं। जब आपने रेट निकाल लिया बस, फिर उसके बाद इस रेट को यूज करना है। फिर आपने देखना नहीं कि ये कितना है, क्योंकि ये जो 50,000 और 10,000 है ना, ये भी प्रोडक्ट वाइज नहीं है, ये पूरी फैक्ट्री का इकट्ठा किया, ये पूरी फैक्ट्री के लिए है। जब आपने इनको जमा कर लिया, ए बी का चाहे जमा किया, आप इसको उठा रहे हैं। अब इसमें चाहे 2 प्रोडक्ट हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 6 हैं, क्यों नहीं, अगर 4-5 है, उन्होंने 4-5 नहीं, उनके टोटल यूनिट जितने बनाते हैं वो टोटल टोटल लेना है। ऐसा होगा ना, अगर सी बना रहे हैं तो कि ए बी में से किसी एक के कम होने भाई, कैपेसिटी अनलिमिटेड थोड़ी होती है, ये भी तो हो सकता है ना। इसीलिए तो आपने ये रेट उठा के जो भी बनेगा प्रोडक्ट, ये रेट इस्तेमाल करना है। समझ आ रही। ऐसा भी हो सकता है कि बी एक रेगुलर कस्टमर भी आता है, तो एक वन ऑफ कस्टमर भी आ रहा है बी का, जो खास किस्म की बी की कैटेगरी बनवा रहा है, तब भी आपने ये 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एफओच उसमें इंक्लूड करने हैं। समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। ये जब आपने 50,000 रुपये लिया है, ये प्रोडक्ट ए के एफओच नहीं है, पूरी फैक्ट्री के एफओच है।
और जब आपने नीचे ये 10,000 यूनिट लिए हैं, इसका मतलब है पूरी फैक्ट्री में 10,000 यूनिट बने, भावे जेडी मर्जी प्रोडक्ट हो, भावे जेडी मर्जी। टोटल का मतलब ये है, ये रेट प्रोडक्ट का नहीं है, ये रेट पूरी फैक्ट्री के लिए है, जो मर्जी बने वहां पे। नहीं समझ आई? ये तरीका क्यों नहीं फॉलो कर रहे? ये मैथ का है। इससे भी हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमने ये करना है, रेट निकालना है और रेट को मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स करना है। अब आप मुझे बताएं कि आपको बातें की समझ आ रही है? हाँ, ये 10,000 यूनिट फैक्ट्री की कैपेसिटी काउंट होगी फिर, कि इस महीने में या इस साल में फैक्ट्री में टोटल 10,000 यूनिट बन सकते हैं या बनाएंगे, जो मर्जी प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, नॉर्मली इतने यूनिट बनेंगे। जी बेटा, क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? समझ आ गई है? इसका मतलब है कि सिंगल रेट सिस्टम जो है, इसमें हमेशा सबसे पहले क्या किया जाता है? रेट निकाला जाता है। रेट निकालने के बाद एफओएच को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को एलोकेशन कहा जाता है, ये बताया था ना मैंने ऊपर, एलोकेशन है, अपोर्शनमेंट। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं ना एफओएच, इसको एफओएच एब्जॉर्ब कहते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट आई है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब्ड या एफओएच एलोकेटेड। एलोकेशन भी कह सकते हैं, एलोकेशन। तो इसको वैसे ज्यादातर बोलते हैं एफओएच एब्जॉर्ब्ड, एफओएच एलोकेटेड या एफओएच डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं समझ आ रही? तो ये जो रेट है, ये रेट में क्या फॉर्मूला लगा था? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल बेस कहते हैं उसको वैसे तो, टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस। अच्छा, या टोटल कैपेसिटी जो भी है। अब हमने नेक्स्ट टाइम जब आना है, तो मैंने सिंगल रेट सिस्टम को, अभी तो मैंने टूटा फूटा सब कुछ बताया है बगैर किसी तरतीब के। अब हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो सिस्टमैटिकली आपको बताएंगे। सिंगल रेट सिस्टम जो है ना, किसी भी कंपनी में अगर यूज होगा तो 3 टाइम पॉइंट्स को अहमियत दी जाएगी। स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड क्या करना है, और अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा तो क्या होगा। यानी साल में कितने पॉइंट्स होते हैं टाइम के? 3। स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड यानी पूरा साल, और साल खत्म होने के बाद एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 माह का है तो स्टार्ट ऑफ द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। 3 काम होते हैं, चाहे सिंगल रेट है चाहे डिपार्टमेंटल है। ये 3 टाइम पॉइंट्स को याद रखना है हमेशा। पहले स्टार्ट का काम होगा, फिर ड्यूरिंग वाला काम होना है, और फिर कौन सा काम होना है? एंड पे। ये जो रेट है ये साल पे शुरू में निकल आता है। ये रेट कब निकाला जाता है? साल के शुरू में, ताकि जब साल के दरमियान प्रोडक्शन हो तो आपको एफओएच के लिए इंतजार ना करना पड़े, आपके पास रेडीमेड रेट मौजूद है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया टेस्ट की वजह से, तो नेक्स्ट टाइम हम दोबारा ये बातें सारी रिवाइज करेंगे। आज जब आपने एफओएच का टॉपिक पढ़ा तो आपने क्या सीखा? नंबर 1, एफओएच फैक्ट्री के वो कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए नहीं हो रहे। दूसरी बात, इन कॉमन एक्सपेंसेस को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में या ऑर्डर्स में या कहीं पे भी डिपार्टमेंट्स में इनको क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो हमारे इस पूरे चैप्टर का मकसद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन फैक्ट्री ओवरहेड्स है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसका नाम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिंगल रेट सिस्टम भी इस्तेमाल हो सकता है या मल्टीपल रेट सिस्टम भी इस्तेमाल हो सकता है। तो सिंगल रेट सिस्टम जो होता है उसमें पूरी फैक्ट्री का एक ही रेट होता है जिसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि पहले रेट निकाला जाता है, फिर उस रेट की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। रेट निकाला जाता है पहले, बाकी सारे चैप्टर में ये रेट दिया होगा, इस चैप्टर में रेट खुद निकालना पड़ेगा और खुद ही रेट यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। चलें, जो बातें मैंने बता दी कल फिर दोबारा आपसे भी पूछेंगे और खुद भी बताएंगे दोबारा। ठीक है, आज की असाइनमेंट क्या है? लो मैं बताऊं, पेज नंबर पढ़ने हैं, बस रट्टा नहीं लगाना, पढ़ना है। नोट्स के पेज नंबर पढ़ने हैं, ये नीचे बॉटम पे प्रिंटेड है छोटे छोटे पेज नंबर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से पेज नंबर आपने रीड करके आने हैं। पेज नंबर 70 से लेकर, छोटे से प्रिंटेड है नीचे, ये सेंटर में, पेज के सेंटर में, पेज 70 से लेकर 74 तक रीड कर ले। रीड करना, रट्टा नहीं लगाना, रीड करना है। 70 से 70 याद नहीं करना, बस पढ़ आए। देखें, आपको बहुत सी बातें समझ नहीं आनी जी।
क्या चीज जी? प्लास्टिक डायरेक्ट मटेरियल है और ये भी डायरेक्ट मटेरियल है मेन, क्योंकि ये महंगा है। बाकी जो नट पेच लगे हुए हैं वो इनडायरेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल, दो मटेरियल भी डायरेक्ट हो सकते हैं ना। और ओके बिल्कुल हो सकते हैं। क्या मतलब? हाँ, महंगी का तयन कैसे करते हैं आप ये बताएं? वो कॉस्ट इससे ही निकलेगी ना, एफ जब शामिल करेंगे। तो ये इसका फॉल्ट है ना, तभी तो मैंने कहा ये सिंपल है बट लेस एक्यूरेट। अगर आपने जो आपके दिमाग में आ रहा है फिर आपको सज्जे पासे जाना पड़ना है, मोर एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, कि जिस किसी सब दोनों के हिस्से में बराबर बराबर आ रहे हैं ये तो। हाँ जी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग का मटेरियल डायरेक्ट होता है या एफओएच? अगर एसेंशियल पैकिंग है तो वो डायरेक्ट होगा बेटा, ठीक है। प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट है कॉस्ट का, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आपको पेपर में तो डायरेक्ट मटेरियल दिया होगा डायरेक्ट, तो आपकी जिंदगी आसान है। आप ये तो बहुत छोटे लेवल पे, अगर आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ रहे होते हैं फिर हमें ये ज्यादा सवाल आते हैं, क्या बताओ ये इदारे का ये मटेरियल डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं, जिस वजह से अब हमें डायरेक्ट मटेरियल दिया होगा और हमने कैलकुलेशन में नाम नहीं लिया, सिर्फ ये लिखा होगा डायरेक्ट मटेरियल, नाम भी नहीं लिखा होगा वुड ये वो, उसने दिया ही किस नाम से होगा? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। मसला ज्यादा होगा बाकी चीजों में, इस तरह की चीज पेपर में नहीं आनी, ये मैंने आपकी बेस क्रिएट की है बस, ताकि वो लोग जिन्होंने अकाउंटिंग में एग्जामिशन ली थी डंडी डुंडी मार के आए हैं को पीछे, या जिनको मेरी बातें नहीं पता, मसलन जो सैलरी फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी को एडमिन कॉस्ट कह रहे हैं और हम कह रहे हैं फैक्ट्री के सारे बंदों की सैलरी जो है जो प्रोडक्ट नहीं बना रहे वो एफओएच है, वो मैंने आपको और अपनी मेंटालिटी को सेम किया बस, और उसका फायदा मुझे है। कल को आप उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछ हैं, नहीं तो आपने मुझे उल्टे सीधे सवाल पूछ पूछ के मुझे पागल कर देना था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, यार इन्होंने है भी नहीं पता। तो मैंने पहले ही बता दिया ताकि आप जब पूछने लगे तो 10 दफा पहले सोचे, सर ने दसता है, ध्यान नाल पूछिए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। आज आप क्या करेंगे, नोट्स सेंड कर दें? मैं कैसे सेंड कर दूं नोट्स? आपके पास नोट्स होने चाहिए, फोटोकॉपियर से मंगवा लेना ऑर्डर प्लेस करके, या क्या नाम है आके ले जाए अगर आप यहाँ लाहौर के हैं तो फोटोकॉपियर से। मैं नहीं भेज रहा कहीं पे नोट्स, हार्ड फॉर्म में नोट्स यूज हो रहे हैं, बाकी जो मैं अपने लिए है वो यहाँ कॉपी कर लूंगा बस काम कराने के। ओके, अल्लाह हाफिज।